नमस्कार, मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भाग्यश्री शर्मा आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो प्रीवियस क्लास हम ये टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर और इवन हम एक एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं कि हम अब एंड करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जब हम पूरा ट्रैक पढ़ लेंगे, उस ट्रैक से रिलेटेड काम पढ़ लेंगे और हम तब जाके हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो हमने पूरा ट्रैक तो पढ़ ही लिया था कि हमने देखा था कि कहाँ से नोज से शुरू होके हमारे फेरिंग्स, फिर हमारा लैरिंग्स, फिर हमारा ट्रैकिया, देन लंग्स, फिर उसके बाद एल्वियोलाई। ये पूरी स्ट्रक्चर हमने जान ली थी कि कहाँ से शुरू होता है और हर एक पोर्शन का, हर एक ऑर्गन का क्या काम होता है उनको। फिर उसके बाद में देखा कि एक्चुअल में जो मेन काम है, जो हम मेन काम क्या कह रहे थे कि रेस्पिरेशन में हम क्या करने वाले हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हम कैसे करने वाले थे, O2 की हेल्प से। जो ब्रीथ में हम O2 लेते हैं उसकी हेल्प से हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो जो एक्चुअल प्रोसेस है, तो उस एक्चुअल प्रोसेस क्या है, उस O2 को लेना, क्योंकि ग्लूकोज कहाँ है, ग्लूकोज हमारी सेल के पास है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है उसको जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसको बिल्कुल उसकी शॉर्ट फॉर्म ग्लूकोज में ब्रेक कर देना ताकि वो सेल के पास पहुंच जाए। तो हमारा एक्चुअल में ग्लूकोज कहाँ है, सेल के पास है। तो हमने जो ऑक्सीजन ली है उसे हमें कहाँ पहुंचाना है, हमारी सेल के पास में। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर एक्चुअल में देखें मोटो कि क्या है, तो जो हमने क्या किया, पहले हमने ब्रीथ करी, फिर ब्रीथ में हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन का रोल क्या है कि इस ऑक्सीजन को हमें पहुंचाना है हमारी सेल के पास। क्यों पहुंचाना है हमें हमारी सेल के पास, इसलिए पहुंचाना है हमें हमारी सेल के पास। जब हमने क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव, मैं आपको यहाँ पे साइड में बताती हूँ। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, हम जो खाने में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। उसको, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ना है हमें ग्लूकोज में। क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, और हमारी सेल थी बहुत छोटी। तो हमें इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना था ताकि हमारी जो सेल है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके पास पहुंच जाए। तो हमने इसको ग्लूकोज में तोड़ लिया था और ये ग्लूकोज हमारी सेल के पास पहुंच गया था। अब इसका ग्लूकोज का क्या रोल होगा, तो उसका रोल हमने देखा कि जब ऑक्सीजन आएगा तब ये ब्रेक डाउन होगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मतलब एक्चुअल में ये प्रोसेस और कहाँ होनी है, ये कहाँ गया, हमारी सेल के पास। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को हमें कहाँ भेजना है, इस सेल के पास भेजना है ताकि ये यहाँ जाके क्या करे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करे। क्योंकि रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज कैसे ब्रेक हो रहा था, रेस्पिरेशन में ये O2 की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा था, CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, हमें O2 को कहाँ भेजना है, सेल के पास, क्योंकि ग्लूकोज कहाँ है, हमारा सेल के पास है। अब ये ऑक्सीजन कैसे सेल के पास जा रही थी, ये भी हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, वो कैसे जाएगी, कैसे मूव करेगी, तो वो भी हमने डिफरेंट मेथड देखे थे। तो हमने एक मेथड देखा था हीमोग्लोबिन की हेल्प से। तो हीमोग्लोबिन की हेल्प से कितनी परसेंट जा रहा था, तो अगर आपको पता है या मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो मैं आपको बताती हूँ कि हीमोग्लोबिन की हेल्प से 97 to 99% हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हमने और देखा था कि थोड़ा सा जो बचा कुचा है 1 to 3% है, वो किसकी हेल्प से जाता है, वो डिसॉल्व प्लाज्मा, मतलब डिसॉल्व हो जाता है और जब प्लाज्मा मूव करता है उसके साथ पहुंच जाता है। तो ये हमने हमारा O2 का ट्रांसपोर्ट देखा था। फिर हमने बात करी थी हमारे CO2 की। जैसे ही हमें ऑक्सीजन चाहिए अंदर, वैसे ही वाइस एंड वर्सा हम उस CO2 को, हमारे जो दूसरी गैस है CO2, उसको निकालना भी है। मतलब जो हमें सेल तक O2 पहुंचाना था, उसी सेल से CO2 को कहाँ पहुंचाना है, हमें आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट भी देखना पड़ेगा। और जो CO2 का ट्रांसपोर्ट था वो हमने तीन तरीके से देखा था। हमने किस फॉर्म में देखा था, एक हमने देखा था बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, और जो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो लगभग कितना परसेंट मैंने आपको बताया था, तो लगभग मैंने आपको 70% बताया था कि 70% जो CO2 है वो किस फॉर्म में जाता है, एज अ बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जाता है। बाकी का बचा कुछ जो 23% था वो किस फॉर्म में जाता है, वो हमारे हीमोग्लोबिन की हेल्प से जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जैसे O2 की साइड बाइंड करता है वैसे CO2 के साथ बाइंड करता है। और मैंने ये भी बताया आपको कि वो दोनों ही, CO2 का हो चाहे O2 का हो, दोनों का ही कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है। टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स मतलब
अगर टेम्पररी या अस्थायी जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बारे में, कि जहां पे उन्हें जगह मिलेगी, जहां पे उनको उनका टारगेट मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन का टारगेट कहाँ होगा, हमारी सेल। तो जैसे हीमोग्लोबिन के साथ वो मूव कर रहा है, जैसे उसे सेल मिलेगी वो वहां अपने हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कैसा हुआ, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स। और अगर हम CO2 की बात करें कि हीमोग्लोबिन का CO2 के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी कैसा है, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही उन्हें क्या मिलेगा, एल्विलाई मिलेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, एल्विलाई से CO2 तो लेनी है और CO2 को एल्विलाई में डालना है, ताकि एल्विलाई से होता हुआ वापस से वो क्या CO2 है, उल्टा ट्रैक फॉलो करेगा। एल्विलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फेरिंग्स, देन नेजल चैम्बर और नोज से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने आपको कि एज अ बाइकार्बोनेट हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है CO2 और O2 के लिए बराबर होती है। डिपेंड्स कि कौन सी गैस ज्यादा है। अगर CO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, CO2 से करेगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। सिर्फ इतना सा है। फिर एक गैस और मैंने बताई थी आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे कि हीमोग्लोबिन कैसे बनाता है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनने का क्या नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, टेम्परेरी हैं। CO2 है, चाहे हम किसकी बात करें, हम O2 की बात करें, हीमोग्लोबिन के लिए कैसा था, टेम्परेरी। और चाहे हम CO2 की बात करें, ये भी हीमोग्लोबिन के लिए कैसा है, टेम्परेरी। मतलब छोड़ देते, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है बाद में कि वो किसी से बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से कर ले या CO2 से कर ले। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, हीमोग्लोबिन के साथ जाके परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो फ्री घूम रहा था O2 से बाइंड या CO2 से बाइंड करने के लिए, अब ये इसके साथ मिलके, अब ये जो एक हीमोग्लोबिन है वो कभी फ्री नहीं हो पाएगा, वो हमेशा इसके साथ ही कैरी करेगा। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, परमानेंट। ठीक है, मतलब एक बार हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल गई, उसके बाद ये अब फ्री नहीं होगा कभी भी पूरी लाइफ टाइम। अगर एक बार हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ली, अगर जितनी हीमोग्लोबिन ने उन्हें कैप्चर कर लिया, वो हीमोग्लोबिन अब सिर्फ इसके साथ ही मूव करेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हैं, जो भी रिलीज करते हैं प्रोडक्ट, जब भी हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें आसपास खुला वातावरण होना चाहिए। हम अगर जैसे मैंने ये भी बताया था आपको एग्जांपल कि हम जब सिगड़ी जलाते हैं या केरोसिन लैंप जलाते हैं अपने घर में सर्दियों के अंदर, तो हमेशा दरवाजे या खिड़कियां खुला रखना चाहिए, क्योंकि जो दम घुटना, अगर आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि दम घुटने से किसी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, वो इसी कारण से होती है। क्यों, क्या होगा, अगर हम रात भर उसको जला के रखेंगे अपने रूम के अंदर और दरवाजे बंद हैं, तो ऑक्सीजन आने का बिल्कुल भी हमने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन अंदर आने का कोई भी सब रास्ता बंद कर दिया है। प्लस बर्निंग से क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगी, हीमोग्लोबिन को क्या कर देगी, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग कर लेगी। अब ये हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है, एक तो वैसे ही हमने दरवाजे बंद कर दिए, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, ऊपर से हीमोग्लोबिन बिल्कुल फ्री नहीं है ऑक्सीजन के लिए। और हमारे शरीर को एक्चुअल में कौन सी गैस चाहिए, हमारे शरीर को एक्चुअल में ऑक्सीजन चाहिए, वो हम दे नहीं पा रहे। इस वजह से क्या हो जाती है, पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो जाती है। अगर वो बंद कमरे में केरोसिन लैंप या ऐसी भी कोई चीज जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करती हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं सिगरेट ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, उनसे भी ऐसे ही कोई ना कोई क्या निकलती है, टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, जो कि हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और हीमोग्लोबिन को क्या कर देती है, परमानेंट ब्लॉक कर देती है कि वो ना तो O2 से बाइंड करे ना CO2 से बाइंड करे। तो ये तीनों गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब क्वेश्चन आपका आता भी है एग्जाम्स में कि हीमोग्लोबिन किससे परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो आपको O2 याद नहीं रखना है। हम इसको हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, लेकिन इनका कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन से क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हमेशा जहां भी टारगेट साइट आएगी ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो इन तीनों गैसेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। उसके बाद हम देख रहे थे कि ठीक है, चलो ट्रांसपोर्ट तो ये ऐसी हो जाएंगी, लेकिन ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज कहाँ कहाँ बताया था, एक्सचेंज मैंने आपको बताया था इन जो गैसेस का एक्सचेंज है, एक्सचेंज मैंने आपको बताया था, एक तो होगा एल्विलाई, एल्विलाई से कहाँ होगा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक्सचेंज, ठीक है, किसका एक्सचेंज, हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस का ही, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे टिश्यूज में। तो ये फिर इसके बाद हमने देखा था कि ये कैसे एक्सचेंज होते हैं, मतलब एल्विलाई से जो हम फ्रेश एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वो हार्ट, क्योंकि ब्लड है, ब्लड में जाएगा और ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट।
तो अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होकर फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे टिश्यूज के पास। वहीं से टिश्यूज के पास क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। और ये जब ये टिश्यू काम करते हैं, जब टिश्यू क्या कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे होते हैं, तो ये CO2 निकालते हैं। वहीं से CO2 सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगी और सर्कुलेटरी सिस्टम से कहाँ जाएगी, एल्वुलाई के पास, और एल्वुलाई इसको क्या कर देगा, आउट कर देगा। क्या होगा, एल्वुलाई से कहाँ आएगी, O2 इसमें, और फिर कहाँ जाएगी, हमारे CO2 हमारे टिश्यूज के पास। वैसे ही वाइस एंड वर्सा क्या होगा, CO2 के साथ होगा। जो टिश्यू काम कर रहे हैं उनसे CO2 कहाँ आएगी, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, और फिर एल्वुलाई, और एल्वुलाई से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो O2 तो हो गई इन और CO2 हो गई आउट। तो ये था हमारा कैसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम उसका क्विक से एक बार और रिवीजन करते हैं कि एक्चुअल में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट। तो जब हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब भी हम इनहेल कर रहे थे तो एक फ्रेश एयर हमारे क्या आती है, हमारे बॉडी के अंदर जाती है। और अगर हम फ्रेश एयर की बात कर रहे हैं तो उस फ्रेश एयर में कौन सा अमाउंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने एक प्रेशर देखा था कि जब एल्वुलाई में एयर आती है, ठीक है, एल्वुलाई से जो एयर आती है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं हमारी फ्रेश एयर को। तो ये जो हमने पार्शियल प्रेशर बताया था आपको, तो पार्शियल प्रेशर क्या बताया था मैंने आपको, ये देखो एल्वुलाई एयर कहती है 104 mm of Hg। इसमें O2 का कितना प्रेशर है, 104 mm of Hg। तो पार्शियल, ये जो मैं PO2 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे P का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर वो होता है कोई भी जो गैसेस है, एक गैस का ना, कोई भी गैस है जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर से लेने की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन को। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं जो कि क्या है, प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हमें O2 को लेना है, तो इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में कोई भी एक गैस जो कि प्रेशर एक्सर्ट करती है, वही क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर। तो हम ये जो वैल्यूज है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एल्वुलाई के अंदर, ये बिल्कुल फिक्स होती हैं, ये कोई मन से बनाई हुई नहीं है, ये एल्वुलाई में इतनी ही होती है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है O2 का एल्वुलाई के अंदर, तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 104 mm of Hg, और CO2 का कितना होता है, 40 mm of Hg। सिर्फ रीजन क्या है, मतलब इसको 104 ज्यादा, O2 ज्यादा क्यों है या CO2 कम क्यों है, रीजन ये है कि हम फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हैं। जब भी हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, और जब भी हम एक्सेल करते हैं तो किसका अमाउंट ज्यादा होता है, CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है। तो एल्वुलाई में कितना है, 104 है ऑक्सीजन का, और CO2 का कितना है, 40। फिर हम देखते हैं कि एल्वुलाई है, एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे हार्ट के पास जाता है, और हार्ट से जो CO2 है वो कहाँ जाता है, हमारे एल्वुलाई के पास। तो इनमें जो आपको दिख रही है पिंक ब्लू कलर की जो थी, वो हमने पल्मोनरी आर्टरी बोला था। और पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ कि CO2 तो क्या होगी, यहाँ पे PCO2 होगी हमारी ज्यादा, और हमारे जो PO2 है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कहाँ आती है, वो उसे कौन लेके आता है, तो उसे लेके आती है पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन अगर ऑक्सीजन ला रही है तो उसमें क्या होगा, वो क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया। वैसे तो आर्टरी क्या करती हैं, हमेशा जो आर्टरी है, अगर सिंपल आर्टरी की बात कर रहे हैं तो सिंपल आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात हम करते हैं तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वही हम वेन का अगर फंक्शन देखें तो जो वेन होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन अगर पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन है, ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ वेन और आर्टरी का काम। जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी जो होती है, आर्टरी क्या करती हैं, आर्टरी हैं वो क्या करती हैं, आर्टरी हमेशा कैरी करती हैं, आर्टरी क्या करती हैं, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। आर्टरी हमेशा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है,
ये है एक्सेप्शन। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा अगर हम वेन की बात करें, जो वेन्स हैं उनकी बात करें, तो वेन क्या करती हैं? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो ये फंक्शन और ये जो काम है वो याद रखना है। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी, अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पल्मोनरी की बात करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, तो इन दोनों का फंक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि जब एल्वेलाई से जो हमारी ऑक्सीजन है वो तो आ जाएगी हमारे पल्मोनरी वेन के पास, और ये वेन कैरी करेगी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारा क्या है, हमारा जो हार्ट है जो कि टिश्यू के पास घूम के आ रहा है, ब्लड है, हार्ट में जो ब्लड है जो कि टिश्यू से पास घूम के आ रहा है, उसमें से जो CO2 वो कहाँ चली जाएगी? हमारे एल्वेलाई के पास। कैसे होगा ये? इसको एक और हम उससे रॉ डायग्राम से देखते हैं। देखो, अगर हम ये देखो, ये हमारी एल्वेलाई, एल्वेलाई में हमने प्रेशर देखा, PO2 का कितना है? 104, ठीक है, और PCO2 का कितना है? 40। ये हमारा एक चैम्बर है जो कि किसका है? हार्ट का एक चैम्बर है, ठीक है, ये है हार्ट का एक चैम्बर। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि जो PO2 का प्रेशर है, अभी यहाँ पे कितना प्रेशर है? ये क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हमारी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, जिसे मैंने PA से डिनोट किया है, एज अ रफ डायग्राम है। ये हमारी पल्मोनरी वेन है जिसे मैंने PV से डिनोट किया है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होगा कि यहाँ पे जो CO2 है वो तो होगी ज्यादा, CO2 का अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? ज्यादा, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे CO2 का अमाउंट क्या है? यहाँ पे CO2 का अमाउंट है हमारे 45, और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है हमारा? 40, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे प्रोसेस है? वो प्रोसेस है हमारी सिंपल डिफ्यूजन की, ठीक है। यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज है, वो कैसी प्रोसेस है? गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस है सिंपल डिफ्यूजन की। और डिफ्यूजन मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी चीज अपने कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे, वही होता है डिफ्यूजन। अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस कैसे मूव करेंगी? अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ, वो होता है गैसेस का डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस है तो कैसे मूव होगा? अपने हाई प्रेशर से। सिंपल एक प्रोसेस है, बस मूवमेंट क्या है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से मूव कहाँ होगा? अपने लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर। अब देखो, यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन का प्रेशर दिख रहा है 104 है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का CO2 का 40। यहाँ पे कितना है? CO2 का 45 है और O2 का है 40। तो जो हमारे ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी? इधर मूव कर जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला है? जो गैसेस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, और जो डिफ्यूजन होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का होता है। मतलब गैसेस कैसे मूव करेंगे? अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ है? हमारे एल्वेलाई में ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव कर जाएगी? हमारे एल्वेलाई से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कर जाएगी। तो ऑक्सीजन यहाँ आ गई। अब हम CO2 का जो अमाउंट देख रहे हैं, CO2 का कितना है? यहाँ पे 45 है और एल्वेलाई में 40 है। तो कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर ज्यादा है। तो फिर कैसे गैसेस का मूवमेंट होगा? गैसेस का मूवमेंट होगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारी एल्वेलाई की तरफ। ये आई बात समझ में आपको कि कैसे हमने मूव किया है? हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वेलाई में ज्यादा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कम है, तो एल्वेलाई से कहाँ मूव कर गई? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर वही हम CO2 की बात कर रहे हैं तो CO2 का जो प्रेशर है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा है और एल्वेलाई में कम है, क्योंकि अभी अभी हमने कैसी ब्रीथ ली है? हमने फ्रेश ब्रीथ ली है। तो CO2 कैसे मूव कर गया? सर्कुलेटरी सिस्टम से कहाँ मूव कर गया? हमारे एल्वेलाई के अंदर। अब यहाँ पे अगर O2 मूव कर गया है तो O2 का प्रेशर बढ़ जाएगा, और O2 का कितना हो जाएगा? 95। और CO2 ऊपर चली गई है तो CO2 का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो CO2 है उसका कितना रह जाएगा? हमारा 40 रह जाएगा, क्योंकि O2 को हमने ले लिया है और CO2 को भेज दिया है, तो O2 का अमाउंट बढ़ गया।
अब यहाँ पे कौन सी थी, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन क्या करेगी, इस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको मूव कराएगी। ये हमारे हार्ट की चैम्बर है। कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 होते हैं, एक अपर राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है, और अपर और लोअर होते हैं, तो टोटल हमारे हो गए 4। तो हमारा ये कैसा है, ये हमारा राइट आर्टियम है, ये राइट हमारा वेंट्रिकल है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मूव कर रहा है, अब नीचे क्या है, हमारे टिश्यूज, ये क्या है, हमारे टिश्यूज है। और मैंने क्या बताया आपको, टिश्यूज जो होते हैं हमारे क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। काम करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत भी होगी, प्लस क्या रिलीज करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज है ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। टिश्यू क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वर्किंग प्रोसेस में CO2 क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। CO2 ज्यादा बनती है, रिलीज का मतलब CO2 बन रही है, और ऑक्सीजन वो यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इन टिश्यूज के पास जो ऑक्सीजन होती है वो तो होती है कम, और जो CO2 होती है वो क्या होती है, ज्यादा। ये मैंने आपको प्रेशर बताया। PCO2 PO2 नहीं लिख रही हूँ, हाँ, हर जगह P आएगा क्योंकि एक रॉ डायग्राम से बना रही हूँ। आपके पास पूरा अच्छा सा एक डायग्राम रेडी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, कम है। क्यों कम है, सेंस है, टिश्यू काम कर रहे हैं, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे आप देखो, अब हार्ट से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे 95 है और CO2 का प्रेशर यहाँ पे 40 है। तो अब क्या होगा, वापस से गैसेस का डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन कैसा होगा, जहां भी गैस का हाई प्रेशर होगा वो अपने लो प्रेशर पे क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो ऑक्सीजन तो क्या होगा, यहाँ पे 95 और इधर 40 है, तो ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, यहाँ मूव कर गई हमारे टिश्यूज के पास, हमारे टिश्यू को मिल गई। और CO2 का क्या होगा, CO2 का प्रेशर यहाँ क्या है, ज्यादा और यहाँ कम है, और CO2 क्या होगी, यहाँ की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। वापस ये कैसा ब्लड हो गया, ये हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 का अमाउंट ज्यादा है, और क्या है, CO2 का अमाउंट ज्यादा और किसका कम, O2 का कम। तो ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ से मूव करता हुआ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, हमारी एल्विलाई के पास आएगा, और CO2 कहाँ चली जाएगी, हमारी एल्विलाई के पास चली जाएगी। तो ये था आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ में आया आपको कि मैंने आपको कैसे बताया, कि देखो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या बोला है कि सिंपल जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। और डिफ्यूजन मैंने क्या बताया, जब गैसेस कैसे मूव कर रही है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये जो आपको दिख रहे हैं सर्टन पॉइंट जहाँ पे प्रेशर बदल रहा है, तो ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर क्यों बदल रहा है। अगर हम एल्विलाई की बात कर रहे हैं तो एल्विलाई में प्रेशर क्यों है ऑक्सीजन का ज्यादा, क्योंकि हमने हेल्दी एयर ली है, ठीक है। फिर जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हम कह रहे हैं कि हेल्दी एयर की वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ पे ज्यादा, एल्विलाई में ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कैसे मूव कर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हमारी ऑक्सीजन तो यहाँ आ गई, और हमारा जो ऑर्गन है वो काम कर रहे हैं, तो वो CO2 लेके जा रहे हैं, तो CO2 इधर ज्यादा है, तो CO2 तो कहाँ चली गई, हमारी एल्विलाई के पास, ठीक है। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन आ गई और CO2 वहां चली गई। तो ऑक्सीजन अंदर आने से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, और ये कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन कैरी कर रही है, पल्मोनरी वेन कैरी कर रही है, ठीक है। जैसे ये कैरी करती है तो नीचे हमारे टिश्यूज आ जाते हैं। जब हार्ट के नीचे क्या है, हमारे टिश्यू, वो क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें क्या किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो टिश्यू है उनमें लेवल क्या है, कम है, और CO2 काम कर रहे हैं तो CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो CO2 रिलीज की वजह से वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, एक एक्सचेंज होगा, क्योंकि गैसेस हाई प्रेशर से कहाँ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ। तो ऑक्सीजन का 95 है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ऑक्सीजन ली है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। ऑक्सीजन का 95 है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, और टिश्यू में कम है, तो वापस से गैस हाई प्रेशर की तरफ कहाँ मूव कर जाएगी, हमारे लो प्रेशर की तरफ, मतलब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से कहाँ करेगी, हमारे टिश्यूज के अंदर। वही मैंने क्या बोला कि टिश्यू काम कर रहे हैं तो CO2 इनके पास ज्यादा बन रही है, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, टिश्यूज के पास। तो यहाँ से ये जो हाई प्रेशर वाली गैस है वो अपने लो प्रेशर की तरफ कहाँ चली जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में। फिर मूव करती हुई अब लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगी, पल्मोनरी, हमारे जो एल्विलाई है उसमें कौन लेके जाता है। तो हम देखेंगे इधर, तो हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कौन लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऐसे नहीं मूव करता है,
ठीक है, ये एक रॉ डायग्राम है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे मूव करता है। एओर्टा एक आर्टरी है, एओर्टा बहुत बड़ी आर्टरी है जो कि कम पूरी बॉडी में हमें क्या पहुंचाती है, ब्लड पहुंचाती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू जाता है और हमारे टिश्यूज में पहुंच जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दो हमारी है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो कि डिफरेंट जगह से CO2 लेके आती है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो ये काम वैसे होता है। तो जैसे यहाँ पे CO2 पहुंची, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ज्यादा, CO2 कहाँ मूव कर गई, हमारे एल्विलाई में। तो ये है आपका सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेरे को लगता है कि आपको अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। नहीं भी आता है तो आपको एक चीज तो माइंड में रखनी ही है कि कैसे होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस पे, ठीक है। आपसे कोई प्रोसेस नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पेपर होता है तो आपसे कोई प्रोसेस नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस क्या है। तो अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर कोई गैस मूव करती है तो वो है आपका डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद हमने अब क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था, ये देखो सिंपल आपका CO2 और PO2 का इस पूरा का पूरा एक अमाउंट दे रखा है। तो ये आपका पूरा एक परफेक्ट डायग्राम है, वो आपका एक रॉ डायग्राम था समझने के लिए, और ये आपका ड्रॉ करने के लिए अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने गैसेस का एक्सचेंज तो कर लिया था, फिर हमने एक कर्व देखा था, नहीं उसके बाद हमने देखे थे कुछ वैल्यूज देखे थे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, या इंस्पायरेटरी रिजर्व क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व क्या होता है। तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम और कैपेसिटी में अंतर होता है। कैपेसिटी होती है किसी चीज को कितना भरा जा सकता है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है उसमें कितना भरा हुआ है, ठीक है। जैसे कोई भी बॉटल है जो 5-6 लीटर की है तो उसकी कैपेसिटी के उसमें 5-6 लीटर अपन डाल देंगे, और वॉल्यूम क्या होगा, उस 5-6 लीटर की बॉटल को अगर हमने सिर्फ आधा ही भर रखा है तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो वैसे ही हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कुछ और होती है और वॉल्यूम कुछ और होती है, ठीक है। तो कैपेसिटी तो कितनी बताई थी मैंने, 5 से 6 लीटर बता दी थी, लेकिन जो वॉल्यूम हम लेते हैं, ठीक है, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कह रहे थे, वो कितनी थी, 500 ml। तो हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लंग्स है वो 10% वर्किंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 5 से 6 लीटर की है और ले रहे हम 500 ml है। तो कैपेसिटी क्या है, ज्यादा, और वॉल्यूम हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं। और जो वॉल्यूम लेते हैं वो कौन सी है, हमारी टाइडल वॉल्यूम। तो याद रखेंगे ये वाला टर्म भी कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जो भी वॉल्यूम, ठीक है, जो भी नॉर्मल हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम बोलते वक्त, बैठते वक्त, जो नॉर्मल हमारी सिंपल ब्रीदिंग की, सांस लेना या सांस छोड़ने की जो प्रोसेस है वो है हमारी टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद में इंस्पायरेटरी रिजर्व की नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हम फोर्सफुली और कितना ले सकते हैं, उसको हमने IR बोला था। एक्सपायरेटरी रिजर्व हमने बोला था कि नॉर्मल एक्सेलेशन, मतलब नॉर्मल क्या करना, नॉर्मल एक्सेल के बाद जो भी हम फोर्सफुली और एक्सेल कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एक्सेलेशन की एक्सपायरेटरी रिजर्व बताई थी मैंने आपको। तो ये सब वॉल्यूम्स है। फिर मैंने रिजर्व वॉल्यूम बताया था कि ऐसा नहीं होता कि लंग हमने एक्सेल कर दिया, सांस छोड़ी, फिर हमने और फोर्स लगाया और सांस निकाल दी और हम सोच रहे हैं कि हमारे लंग्स खाली हो गए, अब हमारे अंदर एयर नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे लंग्स में रहता ही है। इसी कंडीशन सिर्फ डेथ पे आती है कि लंग्स जब क्या होते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो वॉल्यूम जो कि हमेशा बची रहती है, चाहे हम कितना भी फोर्स लगा के अपनी सांस जितनी भी निकालते हैं, कितनी भी निकाल दें, उसके बाद भी जो बची होती है वो होती है हमारी रिजर्व वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कितनी थी हमारी, 1100 ml थी। फिर उसके बाद में एक देखी थी अब हमने देखी थी कैपेसिटी की, कैपेसिटी क्या होती है। तो एक वाइटल कैपेसिटी थी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली इनहेल आफ्टर फोर्सफुली एक्सेल, कि हमने फोर्सफुली ले ली और फोर्सफुली निकाल दी, उसके बाद जो बची हुई कैपेसिटी है, मतलब उसके बाद भी हमारे लंग्स के पास क्या है, कुछ कैपेसिटी है उसको रखने की, वो क्या है हमारा वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी मैंने कितनी बताई थी, 5 to 6 लीटर। तो ये इंपॉर्टेंट। तो टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम हम क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग की उसमें आपको पूछ सकते हैं कि कितनी आप एयर लेते हैं, कितनी आप एक्सेल करते हैं। तो एक वॉल्यूम आपको किसकी याद रखनी है, टाइडल वॉल्यूम की रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपको रखनी है टोटल लंग कैपेसिटी, कि हम कितनी ले सकते हैं, ठीक है, कितनी लेते हैं और कितनी ले सकते हैं। तो ये दोनों आपको वॉल्यूम्स याद रखनी है, ये दोनों बहुत ही कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कुछ कैपेसिटी देखी थी और कुछ वॉल्यूम्स देखी थी। फिर हमने एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देख लिया था। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में मैंने क्या बताया था, किसके बीच में प्लॉट किया हुआ कर्व है, ये प्लॉट किया हुआ कर्व है। एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है, प्लस
वो कितने हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है, कितने हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर रहा है। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, अगर किसी भी जगह पे अगर 4 हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उन 4 हीमोग्लोबिन में से कितने हीमोग्लोबिन के पास क्या है, ऑक्सीजन बाइंड कर चुकी है, तो ये होती है सैचुरेशन। किसी के साथ बाइंड कर देना, किसी को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना। तो अगर चारों के साथ कितनी है, चारों के साथ भी ऑक्सीजन, इसके साथ भी ऑक्सीजन बाइंड है, इसके साथ ऑक्सीजन भी बाइंड है, इसके साथ भी बाइंड है, इसके साथ भी बाइंड है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या हो गया, कंप्लीट सैचुरेट हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ मूवमेंट होगा। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई चीज कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद कोई दूसरी ही प्रोसेस होनी हो, ठीक है, तो वो होता है सैचुरेशन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन, अगर मैंने बताया कि चारों के साथ अगर बाइंड है, एक ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता, एक हीमोग्लोबिन से 4 होता है। सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर 4 हीमोग्लोबिन है और चारों के साथ ही ऑक्सीजन बाइंड है, तो वो होता है कंप्लीट सैचुरेशन, मतलब सैचुरेट हो चुका है कोई चीज, अब इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो ये हमने प्लॉट देखा था और हमने देखा था कि ये जो प्लॉट है हमेशा कैसा है, सिग्मॉइड होता है। तो एक टर्म आपको याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है। अब ये राइट शिफ्ट क्या है, लेफ्ट शिफ्ट क्या है, तो हम ये कहते हैं कि हमेशा हमारा जो कर्व है वो कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन का कर्व हमेशा लेफ्ट ही शिफ्ट होना चाहिए। जैसा है वो ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हम ज्यादा ऑक्सीजन को पहुंचा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो लेफ्ट शिफ्ट के हमने रीजन देखे थे, राइट शिफ्ट के रीजन देखे थे कि राइट शिफ्ट कब होगा, जब क्या होगा, लेफ्ट कब होगा, जब लो टेम्परेचर होगा। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हम हेल्दी एयर, अगर हम मॉर्निंग में जो एयर लेते हैं, ठीक है, वो बहुत ही हेल्दी होती है, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और थोड़ी ठंडी भी होती है, इसलिए कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। ये क्या है हमारा, ये केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि एलोस्टेरिक होता है, ठीक है। डिक्रीज H+ आयन, तो H+ आयन का भी मैंने रोल बताया था कि CO2 जब बाइंड हो जाता है, ठीक है, जब CO2 कम हो रहा है तो H+ और H2CO3 जो बन रहे थे पहले बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, तो डिक्रीज होगा H+, तो उसका मतलब क्या है, CO2 क्या है, ज्यादा यूज आ रहा है, ठीक है, और CO2 ज्यादा यूज आ रहा है तो ऑक्सीजन फ्री है हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होने के लिए। तो ये मैंने बताया था आपको कि कैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है, कैसे राइट शिफ्ट होता है। तो ये था हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। फिर उसके बाद हमने आगे बात करी थी, अब देखते हैं 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं वो किसने दी है, किसने देखी थी। तो एक है आपका बोर्स इफेक्ट। तो बोर्स इफेक्ट क्या कहता है, बोर्स इफेक्ट कहता है कि जो PCO2 बढ़ने पर हीमोग्लोबिन की O2 से बदलने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। O2 बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड व्हेन PCO2 इंक्रीज। तो ये तो हमें पता है, ठीक है, ये तो हमें पता है, क्योंकि मैंने क्या बोला है आपको कि जो ऑक्सीजन है उससे भी हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, और जो CO2 है, ठीक है, उससे भी कौन बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कौन ज्यादा है, ठीक है, कौन सी गैस ज्यादा है या कौन सी गैस प्रेशर ज्यादा लगा रही है। प्रेशर ज्यादा लगा रही है मतलब कौन ज्यादा अंदर आ रही है। तो डिपेंड, कंडीशन ये है कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये इससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा भाग के जाएगा, और अगर CO2 ज्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। तो ये बोर्ड ने देखा था ऐसा कि अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन हमने ज्यादा कर दी थी तो हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड कर रहा था, CO2 बाइंड कर रहा था। इसी वजह से हमने इसे क्या कहा, बोर्स इफेक्ट कहा, ठीक है। तो ये जो लाइन है तो याद रखना कि बोर क्या कहते हैं, अगर PCO2 बढ़ने पर, कि अगर PCO2 बढ़ रहा है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने से क्या होगा ये सबको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें, ऑक्सीजन से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। कैसे मिल रही है, बिकॉज ऑफ किस में हेल्प कर रही है, हमारे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रही है। तो ये था हमारा बोर्स इफेक्ट, पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है कि बोर इफेक्ट क्या है, सिर्फ CO2 के बढ़ने से ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बांधने की क्षमता क्या है, कम है। दूसरा एक इफेक्ट था हमारा हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन ने क्या बताया था, CO2 का निष्कासन, कि CO2 कैसे रिलीज होता है, रिलीज ऑफ CO2। तो ये रिलीज ऑफ CO2 किसने बताया था, हमारे हेल्डन ने बताया था। तो ये 2 साइंटिस्ट है, याद रखना, रिलीज ऑफ CO2 किसने बताया था, हेल्डन ने बताया था। और क्या बोला कि जब ज्यादा CO2 रिलीज होगी तो क्या होगा, O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बोर्ड ने बताया, बोर्ड ने बस ये बताया कि
हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन क्षमता कम हो जाएगी PCO2 ज्यादा रिलीज होने से। इन्होंने रिलीज ऑफ CO2 बताया कि कैसे CO2 रिलीज हो रही थी। तो हमने क्या देखा था कि जब हमने देखा कि एक हैम्बर्ग इफेक्ट हमने देखा था कि CO2 है वो किससे बाइंड कर रही थी, H2O से बाइंड कर रही थी और क्या बना रही थी, H2CO3 बना रही थी। फिर ये किस में ब्रेक हो रहा था, H+ और HCO3- में ब्रेक हो रहा था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ब्रेक हो रहा था। फर्दर जब ये उल्टा होगा, है ना, फर्दर प्रोसेस जब उल्टी होगी तो क्या होगा, वापस से ये H2CO3 में बदलेगा। ठीक है, जब ये रिवर्स होगा वापस से प्रोसेस तो H2CO3 वापस किस में ब्रेक हो जाएगा, H2O प्लस CO2 में। तो ये जो रिलीज ऑफ CO2 है कि ऐसे बाइकार्बोनेट आयन से जुड़ती है, बाइकार्बोनेट आयन बनाती है, फिर वापस से ये वाइस इनवर्सा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिलीज ऑफ CO2 है वो किसने देखा था, हमारे हेल्डन ने देखा था। इसी वजह से इसको क्या कहा, हेल्डन्स इफेक्ट। तो दो टर्म आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है कि PCO2 बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन या हम ये कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि PCO2 बढ़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी या ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके बनने की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी। और हेल्डन ने क्या कहा, ये तो हमारा बोर्स था, ये तो हमारा बोर्स इफेक्ट था। और हेल्डन क्या कहते हैं, हेल्डन बताते हैं सिंपल रिलीज ऑफ CO2 कि कैसे CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। तो हमने देखा था कि CO2 H2 के साथ बाइंड कर रहा था, H2CO3 बना रहा था, फिर ये आयंस टूट रहे थे H+ HCO3- में। जब ये रिवर्स होंगे वापस से H2CO3 बनेगा, H2CO3 H2 और CO2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, CO2 रिलीज हो गई। तो ये इफेक्ट देखा था हमारे हेल्डन ने। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो आपको साइंटिस्ट याद रखने, एक तो बोर्स और एक हेल्डन। और एक इफेक्ट और मैंने बताया था हेम्बर्ग, जिन्होंने बताया था कि जब ये H+ CO3- आयन से जब सेल के बाहर या RBC से बाहर आते हैं तो सेल के बाहर का आयनिक बैलेंस गड़बड़ा जाता है। उस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेल बाहर से Cl- को अंदर भेजती है। इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इसे हेम्बर्ग ने देखा था, इसलिए इसे हेम्बर्ग इफेक्ट कहते हैं। तो ये 2-3 इफेक्ट हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, बस याद रखने हैं कि कौन सा इफेक्ट किसका है। अब है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो वैसे तो आपको पता है रेस्पिरेशन कैसी है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस वो होती है जिन पे कंट्रोल नहीं होता। और आपको ये भी पता है कि आप 24 आवर इंटू 7 ये जो प्रोसेस है वो हमारी 24 आवर इंटू 7 चलती है। हम रात को सोते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं, हम उठते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं, हम खाते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं, हम चलते हैं। तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी हम ब्रीथ तेज करने, हमारी कभी कभी ब्रीदिंग तेज हो जाती है या कभी कभी ब्रीदिंग कम हो जाती है, तो ये कंट्रोल करना पड़ता है ना। किस वजह से होती है, जब हम क्या तो कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं आप तेज तेज सांस लेने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा कंट्रोल नहीं हुआ तो हम अगर तेज तेज सांस ले रहे हैं, अगर वही हमारी प्रोसेस हो गई तो क्या हमारी लाइफ चल सकती है, नहीं चल सकती। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ओके है, इनवॉलेंट्री हमेशा चलती है। लेकिन कभी कभी जब हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम कोई पैनिक स्टेज में है, जब हमारी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल जो होता है वो कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो जब हमने फर्स्ट MCQ पढ़ा था, हम जब अभी पिछली क्लास में जब हमने MCQ लिया था तो मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल कौन करता है, तो मैंने बताया ब्रेन करता है। ठीक है, ब्रेन कर रहा होता है हमारा, क्योंकि सारा कंट्रोल काम ऑर्गन्स करते हैं, कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। ठीक है, हम चलते हैं, चलाता कौन है, हमारे पैर। लेकिन उस पैर के आगे अगर कोई पत्थर आ गया, उस पैर के आगे कोई भी चीज आ गई, उस चीज पे पैर ना रख के साइड में होना, वो कौन बताता है, हमारा ब्रेन बताता है। वैसे ही ठीक है, हम कोई चीज छूते हैं, ठीक है, वो कौन कर रहा है, छूने का काम हमारा हाथ कर रहा है। लेकिन वो चीज जो है वो नुकीली है, उस पर चुभ जाएगा, वो सेंस कौन दे रहा है, हमारा ब्रेन दे रहा है। ठीक है, वो चीज गर्म है, उसको वहां से हाथ हटाना है, वो सेंस कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है। तो जो भी काम करते हैं वो हमारे ऑर्गन्स ही करते हैं, लेकिन जो कंट्रोलिंग का काम है वो किसका है, हमारे ब्रेन का काम है। ठीक है, ब्रेन ही हमें मैसेज देता है कि नहीं वो चीज गर्म है, नहीं पैरों के नीचे पत्थर है, यहाँ से साइड हटो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का काम, जब भी अगर क्वेश्चन आएगा तो कंट्रोलिंग के काम में आपको किसको ढूंढना है, आपको ब्रेन को ढूंढना है। तो जो नर्वस कंट्रोल है, ठीक है, तो नर्वस कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में देखो
दो सेंटर्स हैं, ठीक है, तीन सेंटर्स है वैसे तो। दो सेंटर्स को सिर्फ ब्रेन का एक पार्ट कंट्रोल करता है और जो एक सेंटर है उसको ब्रेन का दूसरा पार्ट कंट्रोल करता है। तो पहला हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है, यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा, ये जो इंस्पायरेटरी सेंटर है वो कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है, याद रखना है। और ये किसका पार्ट है, हमारे ब्रेन का पार्ट है। क्या करता है ये, हमारे जो रेगुलेट नॉर्मल ब्रीदिंग है उस प्रोसेस को, जो हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं वो वैसी ही चलती रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो, ना हम ज्यादा सांस लें ना हम कम सांस लें, ठीक है। हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो उतनी वॉल्यूम जाए, उस वॉल्यूम से ना तो कम एयर जाए ना उस वॉल्यूम से ज्यादा एयर जाए। तो उसका कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर कर रहा है, ठीक है। और ये किस पे काम करता है, हमारे इंस्पायरेटरी मसल्स पे काम करता है, ठीक है। कौन सी पेशियों पे काम करता है, ये हमारी इंस्पायरेटरी मसल्स कौन सी है, तो आपको अगर ब्रीदिंग मैकेनिज्म याद है तो कौन सी है वो मसल, तो इंस्पायरेटरी मसल जो कि इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में हेल्प कर रही थी। तो एक तो थी हमारी फ्रेनिक मसल और दूसरी कौन सी थी हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये दो मसल्स हमने पढ़ी थी जो कि हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग, जो हमारे एक्सहेलेशन और हमारे इनहेलेशन में काम कर रही थी। जब इनहेलेशन हो रहा था तो इनमें क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन, और जब एक्सहेलेशन हो रहा था तो इनमें क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन हो रहा था। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पार्ट, और उसको हम कौन सा सेंटर कह रहे हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर कह रहे हैं। कौन सी मसल्स पे काम कर रहा है, इंस्पायरेटरी मसल्स पे काम कर रहा है, ठीक है। रेगुलेट कर रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग को, ये याद रखना कि नॉर्मल ब्रीदिंग है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब जो टाइडल वॉल्यूम मैंने बताई थी कि 500 ml ही जानी चाहिए एयर की, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सेंटर था, तो नेक्स्ट हमारा एक्सपायरेटरी सेंटर। इसको भी कौन कंट्रोल करता है, इसको भी कंट्रोल करता है हमारा मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है। ये इसका काम क्या है, ये हमेशा इनएक्टिव रहता है, ठीक है। सामान्य श्वसन जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कौन एक्टिव है, हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव। मैंने क्या बोला अभी, जो इंस्पायरेटरी सेंटर है वो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो ये जो एक्सपायरेटरी सेंटर है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होती है उस टाइम ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम काम कौन कर रहा है, हमारा इंस्पायरेटरी। ये कब काम करेगा, जब हम फोर्सफुली रेस्पिरेशन करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम या दौड़ते हैं तो हम हाफने लगते हैं, तो जब हमें फोर्सफुली रेस्पिरेशन करना है, हमें ज़्यादा हमारी जो ब्रीथ रेट है वो बढ़ गई है, तब उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारा एक्सपायरेटरी सेंटर। तो याद रखना एक्सपायरेटरी जो सेंटर है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। कब होगा एक्टिव, जब हम नॉर्मल क्या लेंगे, जब हम फोर्सफुली क्या लेंगे, ब्रीथ करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, इनएक्टिव, और इसे भी कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। एक्टिव कब होगा, जब फोर्सफुली रेस्पिरेशन होगा। तो दो सेंटर हो गए, फर्स्ट हमारा इंस्पायरेटरी और फिर हमारा हो गया एक्सपायरेटरी। इनएक्टिव है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। थर्ड है जो मैंने बताया आपको, तीसरा जो है वो ब्रेन के अलग सेंटर पे होता है, ठीक है। दोनों ही किस पे है, दोनों ही हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा पे है, लेकिन जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है तीसरा, ठीक है, जो हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है, वो क्या है, वो होता है हमारे पोन्स। ये जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, पोन्स भी हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। उस पे क्या होता है, उस पे रहता है, और ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पेंटिंग। पेंटिंग क्या है, ये गलत है यहाँ पे बताई, ठीक है। पेंटिंग क्या है, पेंटिंग वो कंडीशन है जब हम क्या कर रहे होते हैं, हम कहीं फंस गए हैं, हम कहीं दौड़ रहे हैं या हम एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, उस टाइम क्या हो रहा होता है, हम तेज तेज सांस ले रहे होते हैं। तो सांस ले तो हम तेज रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एयर बहुत ज्यादा जा रही है, सिर्फ हमारी रेट जो है ना, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं। कोई चीज जल्दी जल्दी हो रही है तो क्या आपको लगता है कोई काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो बहुत ज्यादा एयर चली जाएगी? नहीं, रेट उसमें क्या होगा, एयर बहुत कम जाएगी, ठीक है। तो वो जो जल्दी जल्दी हमारा ट्रैकिया और ये जो लंग्स है ये काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक ऊपर नीचे हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। इसमें एयर ज्यादा नहीं जाती है,
ठीक है, एयर तो उतनी ही बल्कि उससे कम ही जाती है, लेकिन काम बहुत तेज तेज हो रहा होता है उसको नॉर्मल लाने का। ठीक है, वापस हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी देर हाफते हैं और फिर नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, तो वो नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करता है? हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो 3 सेंटर्स हैं। रेस्पिरेटरी, वैसे तो रेस्पिरेटरी अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, इनवॉलंटरी, कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज 24 आवर इंटू 7 चल रहा है। ठीक है, बंद नहीं होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज को बंद कर दो या क्या कर लो, ऑन कर दो, तो ना स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिस वजह से हम फोर्सफुली ब्रीथ करते हैं, हम भागते हैं, हम डरते हैं। ठीक है, हमें जब कभी डर लगता है तब भी हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, तो वो चीजें कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि उस वाली ब्रीदिंग में क्या होता है, ना तो ऑक्सीजन प्रॉपर जा पाती है, ना CO2 प्रॉपर निकल पाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, 3 सेंटर्स है हमारे। पहला है इंस्पायरेटरी, जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग की टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इतनी एयर आनी ही चाहिए। एक्सपायरेटरी हमेशा बंद रहेगा, लेकिन फोर्सफुली ब्रीदिंग जब हम करेंगे, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं कि ब्रीद आउट करो, तेज तेज करो, सांस तेज लो, उसमें ये काम करेगा। और जो पेंटिंग की प्रोसेस है, पेंटिंग मतलब क्या है कि एयर आ रही है, हम ब्रीथ रेट तो बढ़ रही है, लेकिन एयर उतनी डेप्थ तक, नीचे तक नहीं जा पा रही, क्योंकि जल्दी जल्दी उसमें सांस लेने में एयर नहीं जा पाती है, तो उस प्रोसेस को हम पेंटिंग कह रहे हैं। और ये जो पेंटिंग है उसको कौन करता है, हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है। कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपके MCQ, तो फिर ये जो हमारा रेस्पिरेटरी चैप्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, एंडिंग के प्रोसेस में आ जाएगा। उसके बाद हम एक और नया सिस्टम के साथ आएंगे। अभी तक आपको मैंने जो भी क्या है उसका नेक्स्ट क्लास में एक स्लाइड वाइज मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, ताकि अगर कुछ भी रह गया है, ठीक है, और कुछ आपसे नहीं समझ में आ पा रहा है, तो हम उसको इजीली क्या कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।